uniformly charged infinite plane sheet due to a uniformly charged infinite plane sheet. Uniformly charged infinite plane sheet. इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी शीट है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से है। हमने एक शीट बना ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि इस पूरे के ऊपर जो भी हम मानते हैं, जिसको भी हम, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज हमने एक वायर माना था, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि उस वायर पे पूरे पर पॉजिटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। वहाँ बिल्कुल ये क्लियर समझ में आ रहा था कि उस वायर से थोड़ा 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 अगर इक्वल डिस्टेंस पर मैं देखूँ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो ऐसा बन जाएगा जैसे कि वो हाइट ऑफ सिलेंडर हो और उसके चारों तरफ जो है वो सिलेंडर का रेडियस हो, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाता है। ऐसे ही एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर देखते हैं तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन जाता है। अब ये इनफाइनाइट प्लेन शीट बोली है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है इसके चारों तरफ अगर मैं देखूँ तो क्यूबॉइड ही बनेगा। अगर देखा जाए तो क्यूबॉइड ही बनेगा लेकिन क्यूबॉइड लेने से ये जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या करा हमने, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। चार्ज एक साइड है, दोनों साइड चार्ज दोनों साइड है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर है, हमने पेज नंबर 51 पर है, बिल्कुल नीचे इसका डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर कहा कि एक छोटे से एरिया में दिखा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो मैं इनफाइनाइट प्लेन शीट तो दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। और हम उसके इस तरफ और इस तरफ वो दिखाएंगे हम एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने मान लीजिए ऐसे ले लिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर लिया। इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने बोला कि यहाँ पर एक पॉइंट है P और इस जगह एक पॉइंट है, उसको हमने बोल दिया P डैश। P और P डैश ये दो पॉइंट्स हमने बोल दिया। उसके बाद इसको ऐसे शेड कर दिया और इसको भी इसी तरीके से शेड कर दिया। इसका और इसका दोनों का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, ठीक। फिर हम ये बोलेंगे नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 52 पर। कंसिडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा। तो अगर मैं एक शीट की बात कर रहा हूँ तो शीट का सरफेस एरिया लिया जाएगा और जिसका सरफेस एरिया होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। जैसे लेंथ थी, लाइन चार्ज था, तो लाइन चार्ज का क्या था, लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। सिग्मा यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। लैम्बडा क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ। तो कंसिडर a thin infinite plane sheet of charge with uniform surface charge density sigma. We wish to calculate its electric field at a point capital P at a distance r from it. We choose cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area capital A and length 2r with its axis perpendicular to the sheet. ठीक है,
तो हमने ये कहा कि हम इस शीट से r डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो है वो भी r है, तो इसके पीछे वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, पीछे से की लेंथ ऐसे आ रही है जो दिखाई नहीं दे रही, इस वजह से ऐसे बनाया कि यहाँ से और मतलब इस पॉइंट से पीछे की तरफ यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस भी स्मॉल आ रहा है, इसीलिए उन्होंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की टोटल लेंथ को 2r बोल दिया, क्योंकि r इधर और r इधर, तो टोटल 2r हो गया। The lines of force are parallel to the curved surface of cylinder, so angle between E vector and ds vector is 90 degree, so flux through the curved surface is 0। क्या है, उन्होंने बोला the lines of force are parallel, lines of force मतलब electric lines of force मतलब electric field की direction, the lines of force are parallel to the curved surface of cylinder। तो हमने ये कहा कि अगर curved surface की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि अगर हम इसके कर्व सरफेस की बात करते हैं तो कर्व सरफेस पर कोई भी आप टुकड़ा ले लीजिए, कर्व सरफेस पर मान लीजिए हमने ये यहाँ पर एक ऐसे टुकड़ा ले लिया इस तरफ कर्व सरफेस पर ऐसे, तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ds वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, इस तरफ। भाई पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव तो रिपेल करता है ना, पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कर्व सरफेस एरिया है, इट इज जस्ट लाइक दिस पेन, तो अगर ये पेन है इसका ऐसे मैं कर्व सरफेस एरिया एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ तो इस पर भी नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा, तब भी ई वेक्टर और इस लाइन के बीच में तब भी 90 डिग्री का एंगल, थोड़ा इधर ले लें तब भी वो ऐसे रहेगा, तो ई वेक्टर और उसके बीच में 90 डिग्री का ही एंगल रहेगा। मतलब आप एक ऐसे लाइन लो, आप ऐसे लाइन लो, ऐसे लाइन लो, ऐसे लाइन लो, किसी भी तरीके से आप लाइन लीजिए, यानी कि सरफेस एरिया लीजिए, कहीं पर भी वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा। समझ गए? उसमें क्या है कि अगर ये वाली लाइन होगी सामने वो तो समझ में आ रहा है कि अच्छा 90 डिग्री है, ये वाली लाइन ऐसे होगी तब भी समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये पूरा का पूरा प्लेन, इस पूरे के प्लेन में या तो इधर या टेढ़ी लाइन या बिल्कुल नीचे की तरफ लाइन, कोई भी लाइन वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। समझ गए? तो इस वजह से कर्व्ड जो सरफेस है, पूरी की पूरी जो कर्व सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हमारा हो जाएगा ई ds cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जीरो होता है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कर्व्ड सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं रहेगा, इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं रहेगा। तो हम ये कहेंगे फिर फ्लक्स कितना होगा, ये कहेंगे कि हाँ यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फिर से मानिए जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो इस जगह अगर मैं एरिया का कोई भी टुकड़ा लेता हूँ और उस पर परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो वो ई वेक्टर के अलाउंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ds वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। आप पेज नंबर 51 पर ही वापस देख लो कि ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम दे रखी है। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ई वेक्टर इस तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ रेडिएट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे सरफेस एरिया में ds वेक्टर वो भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन केसेस में दोनों के बीच में ये जो इधर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों ही केसेस में जो एंगल है ई और ds के बीच में वो 0 डिग्री। ठीक है, तो यही कंसिडर करा जाएगा बस। तो आइए पेज नंबर 52 पर, इसमें है the flux through the plane and faces of the cylinder is तो मुझे ये मालूम है कि जब मुझे पूरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे ही दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे दिया, कैपिटल A दे दिया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा E इंटू ए। इसका एरिया मालूम है ना मेरे को, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए कि मेरे पास टोटल एरिया है। हम जब करते हैं तो हमें ds को इंटीग्रेट करना होता है,
और ds इंटीग्रेट करके क्या आएगा, कैपिटल ए ही आएगा भाई, पूरा एरिया कैपिटल ए आएगा। तो हमने ये कह दिया कि टोटल फ्लक्स जो ये रेडिएट कर रहा है वो कितना हो जाएगा, EA प्लस EA। ठीक है, किसी के मन में ये बात तो नहीं है कि नहीं इधर तो ये वाला है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इस तरफ है, तो वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए, अगर हम वेक्टोरिकली उसको ऐड करके देखें अगर हम इसको वेक्टोरिकली ऐड करके देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई और डी एस के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, और जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। ठीक, तो स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन तो होती ही वेक्टर की है। हाँ, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो भाई ई ए इस डायरेक्शन में होता और माइनस ई ए उस डायरेक्शन में होता, तब दोनों का सम 0 हो जाता, तब नेट फ्लक्स 0 हो जाता। तो नेट फ्लक्स 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो है ही एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में कभी भी डायरेक्शन नहीं होती। समझ गए? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास पाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2EA ये हो गया। अच्छा जी, तो ये तो हमने नेट फ्लक्स निकाल लिया। उसके बाद क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये टॉपिक किस उसमें पढ़ रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तो अभी यूज़ ही नहीं करी। तो गॉस थ्योरम क्या है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि Q/ε0। तो अब हम ये कहेंगे कि बाई गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट 1 इंटू तो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अच्छा अभी ऐसे लिखा रहने दो, 2EA इज इक्वल टू, ये जो Q है इसको मैं क्या लिखूंगा, हाँ, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, तो यहाँ लिख दीजिए सिग्मा ए अपॉन ε0। इसमें क्या हुआ, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके लिए लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 एन कैप। ठीक है, यहाँ पर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, डूइंग नॉर्मल टू द प्लेन। जिस प्लेन पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर गोइंग नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसकी वजह से, इस प्लेन शीट की वजह से। प्लेन शीट ऐसे है, लेकिन उस प्लेन शीट को इस तरह से रखा गया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैं कहूँगा इस तरफ होगा। इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो इस तरफ होगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। चार्ज तो एक ही साइड होगा ना इसमें, चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड। 2 can get to 2 sigma by epsilon। 2 सिग्मा, सर जो हमने सिग्मा का फॉर्मूला दिया है Q by अच्छा सुनिए, तुम ये कह रहे हो कि ये जो है मतलब इधर भी चार्ज है तो इधर भी चार्ज है, तो हमको उसको 2Q लेना चाहिए, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ वाला और यहाँ वाला टोटल चार्ज ही हमने Q लिया, टोटल चार्ज Q लिया। बताइए जी, क्लियर है? वत्सल न्यासा दोनों को बताइए, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब आ जाइए पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अभी तो हमने एक प्लेट की बात करी, अगर हम 2 पैरेलल प्लेट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये वाला टॉपिक, इससे अगला वाला टॉपिक दोनों बड़े आसान है, ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, कोट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स।
देखिए हमने क्या करा इसमें, दो हमने पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली, तो एक पैरेलल प्लेट इस तरफ है, मतलब एक प्लेट इधर है, और एक प्लेट इधर है, ठीक। अब देखिए अब हमने बोला कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, सेम भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, पर हम अभी शुरुआत में दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज अलग अलग लेकर चल रहे हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने मान लिया सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने मान लिया सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा हमने कहा यहाँ पर ना 3 अलग अलग रीजन हम बना लेंगे, ठीक है। और अगेन फिर वही है कि इधर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही पीछे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे इधर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 3 रीजन लेंगे, रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट रीजन किधर होगा, इस तरफ, सेकंड रीजन होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, और थर्ड रीजन होगा राइट वाली प्लेट के राइट साइड। ये हो गया। एक मिनट, हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में करूँगा, मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रीजन हो गए। अब आप ये देखिए, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट होगा बाहर की तरफ। तो ये सिग्मा 1 है, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया E1। और फिर इसकी वजह से भी तो इस डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रेडिएट करेगा, तो वो क्या होगा E2। E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने ये कहा कि सिग्मा 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर निकलता हुआ, भाई यहाँ से बाहर की तरफ निकलता हुआ, तो E1 ऐसे, और सिग्मा 2 यानी कि प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, E2 ऐसे, ये हो जाएगा। प्लेट यहाँ पर आ जाइए थर्ड रीजन में, तो सिग्मा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव उसको रेडिएट करेगा, तो E1 ऐसे, और ऐसे ही सिग्मा 2 की वजह से भी बाहर की तरफ, तो E2 इस तरीके से। तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमने जैसे शीट 1 और शीट 2 की बात करी, अब एक काम करेंगे, इसको लिख दिया आर कैप की डायरेक्शन हमने ये मान ली। जनरली हम क्या लेते हैं कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानकर चलते हैं। अब आप ये देखिए, वो जो सारी चीज़ हमने करी थी इससे पहले वाले केस में, इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली, कि गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, फिर दोनों को जो है हम इक्वेट कर रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसकी ज़रूरत यहाँ पर हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। तो आप देखिएगा इसमें क्या करना है कि as shown in figure, consider two thin plane parallel sheets of charge having uniform charge densities sigma 1 and sigma 2। तो हमने charge densities ले ली sigma 1 और sigma 2। Suppose r cap is a unit vector pointing from left to right। हमने r cap एक unit vector ले लिया जो कि left to right point कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट रीजन में देखिएगा, fields due to the two sheets are, तो रीजन फर्स्ट में क्या होंगे, दोनों fields, रीजन फर्स्ट कौन सा है, ये वाला। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि E1 वेक्टर ये क्या हो जाएगा, एक थिन प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमने कैलकुलेट करा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 यानी कि फर्स्ट शीट की वजह से E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर है ना, तो उसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर कैप की डायरेक्शन ये है जबकि E1 की डायरेक्शन ये है, तो माइनस लगा देंगे। समझ गए? नहीं, दोबारा बताता हूँ कि आर कैप की डायरेक्शन हमने ये ले ली, राइट वाली हमने डायरेक्शन ले ली कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो अब अगर मैं E1 निकाल रहा हूँ तो E1 की डायरेक्शन तो ये है, तो ये आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया साहब। इसी तरीके से जब E2 वेक्टर की बात करेंगे, तो E2 वेक्टर रीजन फर्स्ट में इस डायरेक्शन में है,
और E2 का क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो एज पर दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आ गया। तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मेंशन भी कर दिया नोट करके कि नेगेटिव साइन बिकॉज आर कैप इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E वेक्टर और यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया यानी कि फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का एडिशन, दोनों के एडिशन में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और आर कैप। समझ गए हम लोग? ठीक है। ऐसे ही अगला देखिएगा रीजन 2 की बात करते हैं, पेज नंबर 54 पर आ जाइए। फील्ड्स ड्यू टू द टू शीट्स आर, रीजन सेकंड में रीजन सेकंड में देखिएगा E1 कितना होगा बता दीजिए। ठीक है ना। रीजन सेकंड में अगर मैं E1 की बात करूं तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है। ये तो हो गया क्योंकि राइट वर्ड है तो इसलिए पॉजिटिव, और E2 लेफ्ट वर्ड ही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, जीरो तब होता है जब सिग्मा से अच्छा, होगा, अच्छा। है ना, वो अलग अलग लिया है। तो माइनस है। अब जब टोटल निकालेंगे E सेकेंड ये हो जाएगा, जब इन दोनों का टोटल करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू आर कैप। ठीक। अच्छा, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है यहाँ पर। सर आर कैप हाँ? आर कैप क्यों लिखा हुआ है? आर कैप इसलिए लिखा है क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर है तो वेक्टर में यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे। सर पर जरूरी थोड़ी कि वो राइट की साइड में। राइट की साइड नहीं है, एक्चुअली राइट की साइड बताने के लिए तो इसको नेगेटिव लगाया है इसके आगे साइड, इसी वजह से। सर एक्चुअली सर आर वेक्टर राइट में तो वो E2 लेफ्ट में होगा। हाँ, तभी तो इंटू लेफ्ट में, इसलिए तो माइनस लगा है। ये मैं पूछ रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जरूरी थोड़ी कि राइट में लेफ्ट में। मैं बताता हूँ आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट वर्ड ना होकर लेफ्ट वर्ड है तो ये जो टोटल आउटपुट आएगा ये नेगेटिव आएगा। बस ये उस नेगेटिव से ही समझ में आ जाएगा उसका डायरेक्शन में। चलिए जी, रीजन थर्ड देखिए। और रीजन थर्ड में मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। रीजन थर्ड में दोनों राइट वर्ड है तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और आर कैप बस। प्लस सर हाँ, प्लस क्यों बनेगा? अच्छा प्लस क्यों आएगा? क्योंकि E1 की भी डायरेक्शन ही है, E2 की भी डायरेक्शन है, और दोनों ही राइट वर्ड है। ठीक है। अच्छा जी, अब पांचवा देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स, अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स। हमारे पास ये तो थी दोनों की दोनों जो है वो दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज थी। अब अपोजिटली लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फिफ्थ जो है इसका एप्लीकेशन सर आर कैप जो है किस तरीके से हमारी इक्वेशन पे, सर ये तो समझ गए कि आर वेक्टर का मतलब है कि राइट में, राइट में, बस उसकी एक एग्जिस्टेंस इसीलिए क्योंकि हमें डायरेक्शन बता, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता नहीं है। अगर आर कैप नहीं लिखे तो
हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई यूनिट वेक्टर तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। अच्छा तो वहाँ पर डिफाइन करना है कि वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस ये। आप चाहो राइट टू लेफ्ट लेना, राइट टू लेफ्ट ले लो, ठीक है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो ये हो गया। और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ले लिया, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसका माइनस है। पॉजिटिव भी चार्ज है, नेगेटिव भी चार्ज है, ये करना। अच्छा, E1 और E2 मुझे मालूम है कि मेरे पास ये रीजन फर्स्ट हो गया, बीच में रीजन सेकंड हो गया, और ये रीजन थर्ड हो गया। तो इसकी वजह से पॉजिटिव वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इस तरफ, ये E1 हो गया। नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड अंदर की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 जो है, E2 की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ रेडिएट करेगा, दिस इज E1, और इसमें तो अंदर की तरफ ही आएगा, तो इसका मतलब ये E2 हो गया। रीजन थर्ड में पॉजिटिव करेगा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा इसमें, ठीक है। सर वो इवन जीरो नहीं है थर्ड रीजन, कौन सा वाला? थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में E1, हाँ इवन जो प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है वो जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव तो टर्मिनेट होगा। नहीं सर, अगर डेंसिटी सेम होगी तब डेंसिटी सेम ली है, अच्छा इस बार डेंसिटी सेम ली है, फिर तो सर जीरो हो जाएगा तो इधर वाला भी जीरो हो जाएगा। सर। और डिस्टेंस, बट सर डिस्टेंस मैटर करता है। अरे डिस्टेंस हमने कह दिया, हमने डिस्टेंस ये बोल दिया कि डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, लेकिन है क्या कि जो डिस्टेंस है इसमें पैरेलल शीट के केस में डिस्टेंस जो है वो आ ही नहीं रहा है, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, सर फिर तो तो इसका मतलब यहाँ वाला जीरो, यहाँ वाला जीरो, यही वाला रह जाएगा, ठीक है ना। सही समझ रहे हो आप लोग। चलिए देखिएगा, एज शोन इन फिगर कंसिडर टू थिन प्लेन पैरेलल शीट्स हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है। तो कहो तो करके दिखाऊं, और अगर समझ में आ गया तो छोड़िए। रीजन फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, रीजन फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, छोड़ दें इसको, ठीक है। इसी तरीके से रीजन थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। पेज नंबर 55 पर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने करा था। आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सेम लिया, सिग्मा सिग्मा दोनों की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जीरो हो जाएगा फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में, और फर्स्ट में और थर्ड में। सेकंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ई सेकंड ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 वेक्टर क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर कैप 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये है आर कैप। यहाँ पर भी हमने वही लिया, लेफ्ट टू राइट, पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लास्ट के 12 बजने में जब 10 मिनट रह जाए तब मुझे बता देना, मैथ्स वालों को 10 मिनट का टाइम दूंगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। टेस्ट करना आप लोगों का। चलिए जी, अब देखिएगा पेज नंबर 56 पर। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल बॉल नहीं है, ठीक है। स्फेरिकल बॉल एक्चुअली जैसे हम एक प्लास्टिक की बॉल देखते हैं ना, तो प्लास्टिक की बॉल अंदर से खोखली होती है। इसी तरीके से टेनिस की बॉल वो भी खोखली होती है अंदर से। अच्छा, क्रिकेट की बॉल की बात करें, पूरी ठोस होती है, सॉलिड होती है। तो शेल अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा स्फीयर जो अंदर से खोखला है, खाली है।
अब उसके चारों तरफ अगर मेरे को एक गॉसियन सरफेस बनानी है तो गॉसियन सरफेस कैसी बन सकती है? गॉसियन सरफेस याद रखिएगा कि जब मैं एक स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूँ तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही बनेगा जो उसको चारों तरफ से एनक्लोज कर ले, है ना। बाहर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है, क्योंकि अंदर से खोखला है, क्योंकि स्फेरिकल शेल है। समझ गए? सर अंदर जीरो का चार्ज क्यों होगा? सारी चार्जेस ऊपर आ जाएंगे, अंदर तो मास ही नहीं। पहले तो सर सेंटर पे मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले सुनिए, बस मेरे को यही कंसेप्ट समझाना था, ये आपको अगर पहले से पता है बहुत अच्छी बात है। देखिए, कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब हम ये कहेंगे टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैपिटल पी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम O, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। हमने क्या करा इसमें स्फेरिकल शेल में बस यही ध्यान रखना होता है कि अंदर की तरफ जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका जीरो आएगा। वो क्यों आएगा वो भी बताता हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि एक स्फेरिकल शेल है। अब स्फेरिकल शेल मतलब ऐसे, मान लिया कुछ मामूली सी उसकी थिकनेस भी है, due to a uniformly charged थिन स्फेरिकल शेल। अब देखिएगा हमने कहा ये जो थिन स्फेरिकल शेल है इसका जो सेंटर है वो O है और इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। और जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस हमने ले लिया एक स्फेरिकल शेल ही ले लिया इसके बाहर की तरफ। तो उसका जो रेडियस है वो आपने मान लिया स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r मतलब जो फिक्स्ड रेडियस है, जो स्फेरिकल शेल का रेडियस है, स्फेरिकल बॉल का रेडियस है वो तो कैपिटल R है, और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब देखिएगा ए पार्ट है व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। जब हमारा पॉइंट P मतलब जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ मैं उसी पॉइंट को पॉइंट P मानता हूँ। व्हेन इट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो तब उस केस में क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, मेरे को जो गॉसियन सरफेस बना है उसके थ्रू फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, बताओ भाई गॉसियन सरफेस हमने क्या ली है, स्फीयर, ठीक। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन 1 बाय गॉस थ्योरम phi E is equal to Q upon epsilon naught, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेट 1 एंड 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, क्या हो गया 1/4πε0 Q/r², समझ गए? ठीक है, और ई वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², r cap is a unit vector pointing radially outwards from the center of the shell. क्वेश्चन लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन लिखिएगा। इसके ना हम 3 केसेस देखेंगे। एक बार वो केस देखेंगे कि जब जो पॉइंट है जिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, जब वो शेल के बाहर लाई करता है, एक वो जब वो शेल के अंदर लाई करता है, और एक वो जब वो शेल की सरफेस पर लाई करता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है इस पर, शो दैट electric field of a thin spherical shell suggests that the entire charge of a sphere is concentrated at its center. क्वेश्चन समझिएगा क्या है। आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही नहीं आ गया जैसे कि चार्ज यहाँ पर रखा हुआ Q, मतलब Q जो है वो पूरे इस पर स्फीयर पर लगने वाला चार्ज है, ठीक है। पूरे स्फीयर पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो Q है। और अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि एक पॉइंट चार्ज है Q और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो क्या आता था, यही तो आता था, जाना पहचाना फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। तो इससे हम ये कहेंगे कि अगर एक आपके पास यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल भी है तो वो कुछ ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसका सारा का सारा चार्ज यहाँ सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता नहीं है सेंटर पर कंसंट्रेटेड, ठीक है। वो उसके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये सजेस्ट करता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, इस पर नोट्स पे तभी होगा जब बाहर होगा। हाँ, ये तभी होगा जब उसके सरफेस पर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस तरीके से। बी देखिएगा, व्हेन पॉइंट बी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, जब पॉइंट बी स्फेरिकल शेल पर लाई करेगा तो हम ये कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। तो Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। मतलब अब जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी अब इसी सरफेस पर लाई कर रहा है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस भी कैपिटल आर ही हो गया। हमें उसी पॉइंट पर निकालना है, तो जब मुझे उसी पॉइंट पर निकालना है तो मेरा गॉसियन सरफेस में एक्सटर्नल गॉसियन सरफेस ले ही नहीं सकता, मेरा गॉसियन सरफेस का रेडियस भी कैपिटल आर ही हो गया। मतलब स्मॉल आर जो है वो अब कैपिटल आर के इक्वल हो गया, क्योंकि पॉइंट बी अब यहीं पर लाई करता है। तो सेकंड केस में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस वजह से हमारा ये हो गया सिग्मा इंटू 4πr² बाई गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे, ये हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। और फाई ई, वैसे हमने फाई ई देख लिया था, फाई ई कितना था, ई इंटू जैसे यहाँ देखा था 4π स्मॉल आर², अब हो जाएगा 4π कैपिटल आर²। दोनों को इक्वेट करेंगे
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई, यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर? गॉसियन सरफेस हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस यही जो स्फीयर है वही गॉसियन सरफेस है, क्योंकि मेरे को उसी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो गॉसियन सरफेस में एक्सटर्नल या इंटरनल ले ही नहीं सकता, मतलब उससे काफ़ी नेग्लिजिबल पड़ा हुआ। नेग्लिजिबल ही पड़ा है बस ऐसा। अब थर्ड देख लीजिए, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इसमें मामूली सा एक कंसेप्ट लगेगा, सी वाला जो है, तो यहाँ पर भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो तो यही हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो इंटरनल हो गया, इंटरनल हो गया, मतलब अब स्मॉल आर सिर्फ यहाँ तक है, स्मॉल आर, और पॉइंट पी जो है अब वो यहाँ पर है। अब पॉइंट पी यहाँ पर है, तो अब इसमें क्या है ना, अब इसमें मेरे को याद करना चाहिए, गॉस थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि गॉस थ्योरम की डेफिनेशन याद करनी चाहिए। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो चार्ज तो सारा का सारा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एनक्लोज कितना है, मतलब अंदर कितना है चार्ज, जीरो, तो अंदर तो चार्ज जीरो है, तो जब अंदर चार्ज जीरो है फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, जब चार्ज एनक्लोज्ड 0 हो गया तो फाई E एक तरफ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक तरफ 0, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो डेफिनेशन है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन यहाँ पर काम करती है कि हम डेफिनेशन में एनक्लोज्ड चार्ज लेते हैं, तो एनक्लोज्ड चार्ज आपका 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। कल से आपका इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, और इस चैप्टर को आप ढंग से रिवाइज करके रखिए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अभी 5-7 मिनट